नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मैं ऋषि मिश्रा अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम सामने आ गया। सारे अनुमान, सारे कयास, सारे एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए। मैं भी नहीं भाप पाया। मैं मानता भी नहीं हूं कि मेरा अनुभव अभी इतना है। और मैंने बड़े ही भरोसे के साथ में जो थोड़े बहुत अनुभव के आधार पर आपको कयास बताए थे वो पूरी तरह से निर्मूल साबित हुए। अब क्षमा मांगने के अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। तो आप सबसे अपने जो कयास बताए थे और आप सबको जो भरोसा दिलाया था, बहुत से लोगों ने कमेंट करके मुझे वस्तु स्थिति से अवगत कराने का प्रयास भी किया था। लेकिन मुझे लगा था कि शायद मेरी जो जानकारियाँ हैं, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जो मेरा पूर्वानुमान है वह सही होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। खासतौर पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन 2019 के चुनाव के मुकाबले बहुत अधिक खराब रहा है। लगभग 30 सीटों का नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को। पिछली बार 64 सीटें जीती थी, तो अभी 35-36 के आगे बात बढ़ नहीं रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने कोटे की 17 में से 7 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक के अपने जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही है उनकी 2004 की, उसके बाद ये उनकी परफॉर्मेंस है। लगभग 36 से 37 सीटों पर वे जीत रहे हैं या आगे चल रहे हैं अभी भी। इन सारी परिस्थितियों में जो अब बात की जा रही है, जो बहुत सी बातें जिनको पहले हल्के में लिया जा रहा था, गंभीरता से नहीं माना जा रहा था, ये बहुत गंभीर नहीं माना, लेकिन निश्चित तौर पर फील्ड में उन मुद्दों ने असर किया है, ये बात अब मानी जाने लगी है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कर्ता धर्ता हैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश संगठन के बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्ष और उनके तमाम नेता, उनको अब एक बात जरूर सोचनी होगी कि आम जनता की तरफ से आ रही आवाज़ें केवल विपक्ष की आवाज़ नहीं होती। मीडिया के किसी भी वर्ग से आ रही बात केवल विपक्ष का षड्यंत्र नहीं होता, वो सच में कुछ मूल भावना भी होती है। और इस मूल भावना को समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो परिणाम इससे बुरा भी हो सकता है। अभी तो फिर भी नाक बची हुई है। केंद्र में सरकार बनाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश अब में आपकी सरकार अभी भी है और जो 35-36 सीटें लोकसभा में जीती हैं, वो भी देखा जाए तो 2014 से पहले अगर ये आंकड़ा भाजपा को होता तो इसको काफ़ी अच्छा कहा जाता। फिलहाल ये आंकड़ा अच्छा नहीं है, भाजपा काफ़ी सीटें हार गई है। तो मैं बात कर रहा था कि लिसनर बनना होगा नेताओं को, लोगों की बात सुननी होगी। ऐसा नहीं है कि बलिया से चलने वाला लड़का या लड़की लखनऊ आकर या प्रयागराज पहुंचकर परीक्षा देने के लिए रात भर सफ़र करेगा, धक्के खाएगा, सुबह किसी तरीके से परीक्षा केंद्र में पहुंचेगा और बाद में उसे पता चलेगा कि पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा कैंसिल हो गई है। ये मुद्दा दिमाग में रखना होगा। ऐसे परीक्षाएं लीक होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में बहुत बड़ा छेद है, जिसको या तो आप भरना नहीं चाहते या आप भर नहीं पा रहे हैं, आप कॉम्पिटेंट नहीं है उसको भरने के लिए। इससे लाखों बच्चे ही नहीं, लाखों परिवार जुड़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बात को कई बार कह चुके हैं। उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुना कि अब विपक्ष को भी सुनने की जरूरत है, वहां से भी आपको सीख मिलती है। खाना पूर्ति करना, लोगों को गिरफ्तार करना, गैंग को बर्स्ट कर देना, किसी के पैर में गोली मार देना, नहीं खत्म होंगी ये चीजें। आपको अपना सिस्टम अंदर से सुधारना होगा। कौन से वो लोग हैं? क्या परीक्षाओं के पर्चे केवल अपराधी अपने मन से बनाकर लीक कर लेते थे? ऐसा नहीं था। परीक्षाओं के पर्चे जब लीक होते थे तो अंदर के लोग मिले होते थे। ये एक पॉइंट है जिससे लाखों परिवार, लाखों युवा जुड़ा होता था, जिसकी भाजपा के प्रति नाराजगी थी। दूसरी बात, लगातार 400 पार के नारे को एक ट्रैप की तरह इस्तेमाल करना, ये भाजपा पे भारी पड़ गया। जब आपने कहा कि हमको 400 पार करना है, तो विपक्ष ने उस पर दांव खेला कि आप संविधान बदलकर आरक्षण जैसी जरूरी चीज़ों को समाप्त करना चाहते हैं। ये बात मन में बैठ गई उस वर्ग के जो बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया करता था और इस बार वो पूरी तरह से बसपा से विमुख था।
और उसने सारा का सारा वोट डाइवर्ट कर दिया इंडी गठबंधन की ओर। परिणाम यह हुआ कि वोट प्रतिशत उधर इतना बढ़ गया कि आप किसी लायक नहीं रह गए। तीसरी बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने टिकटों का वितरण किया वो बहुत आपत्तिजनक था। 51 की पहली सूची में 47 पुराने नेताओं को टिकट दिया गया और उन पुराने नेताओं को टिकट देने के साथ ही 4 जो नए टिकट बदले गए वे चारों वो सीटें थी जो भाजपा 2019 में हार गई थी। इसके बाद लगभग 55 टिकट पुराने दिए गए और बाकी नए लोगों को आजमाया गया। नए लोगों को आजमाए जाने में इने गिने लोग जीते और पुराने लोगों में भी बड़ी संख्या में लोगों की हार हुई। तो इस तरह से टिकट वितरण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बहुत हल्का था। प्रत्याशियों के प्रति बहुत नाराजगी थी, जिसका परिणाम प्रत्याशियों ने भुगता। लेकिन एक बड़े दुर्भाग्य और बड़े ही सोचनीय विषय है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ चरणों की मतगणना में पीछे हो गए थे। 5.25 लाख वोट से 5 लाख वोट से जीतने वाले प्रधानमंत्री पीछे हुए कुछ चरण में और उसके बाद में फाइनली उनकी जीत मात्र 1,55,000 वोटों से हुई, जबकि विपक्ष के प्रयास वाराणसी में उस स्तर पर नहीं नजर आए। उसके बावजूद प्रधानमंत्री केवल 1,55,000 वोट से जीते। लखनऊ का उदाहरण देखिए। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए 5 लाख के अंतर का प्रयास को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जुटे थे। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगे हुए थे। एमएलसी मुकेश शर्मा ने चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। खुद उनके छोटे बेटे नीरज सिंह, विधायक पंकज सिंह और कई नेता जुटे हुए थे कि राजनाथ सिंह को तो बिल्कुल 5 लाख पार जितवाना है। नतीजा ये है कि मात्र 89,000 और कुछ वोटों से राजनाथ सिंह लखनऊ में जीते हैं। आप ये समझ लीजिए, विपक्ष के बहुत कम प्रयास और एक ऐसा नेता जो स्वास्थ्य की स्थिति भी जिसके ठीक नहीं, रविदास मल्होत्रा, एक क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने नाकों चने चबा दिए देश के रक्षा मंत्री को जीतने में। मजे की बात यह है कि 54,000 वोट से लखनऊ पूर्व विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी जीता है और 89,000 वोट से देश का रक्षा मंत्री जीता है। यानी 54,000 वोट जो भाजपा के विधायक को मिले हैं वही 54,000 वोट या उससे अधिक भाजपा के सांसद को भी मिले होंगे लखनऊ पूर्व क्षेत्र से। यानी बाकी बची हुई विधानसभा सीटों से मात्र 45,000 वोट राजनाथ सिंह को मिले हैं। और लखनऊ में विधानसभा बस्ती कौन सी हैं? लखनऊ पूरब के बाद लखनऊ उत्तर, लखनऊ कैंट, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ मध्य, ये 4 विधानसभा पड़ती हैं, बचती हैं। और इन 4 विधान और लखनऊ पश्चिम, लखनऊ कैंट, लखनऊ उत्तर और लखनऊ मध्य, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 45,000 वोट मिला। 12,000 से भी कम एक सीट पर वोट। बहुत दयनीय स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए लखनऊ में। ऐसे ही मंत्रियों के हारने का सिलसिला तो खत्म ही नहीं हो रहा। अजय मिश्रा टेनी हार गए, स्मृति ईरानी हार गई, कौशल किशोर हार गए बुरी तरह से। एक पंकज चौधरी और एक अपने आगरा के जीते और कुछ एक और लोग, बाकी सब हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन बूथ लेवल पर बहुत मजबूत होने का दावा करता है, उसकी पूरी मजबूती की कलई खुल गई इस चुनाव में। शर्मनाक स्थिति का सामना कर रही है भाजपा। दूसरी बात प्रत्याशियों की हो गई, युवाओं की हो गई और नारे की हो गई। इन 3 प्रमुख मुद्दों के अलावा विपक्ष ने जितने भी मुद्दे उठाए, विपक्ष की जो जीत हुई है और भाजपा की जो हार हुई, उससे एक बात स्पष्ट होती है कि विपक्ष के उठाए मुद्दे पब्लिक तक पहुंचे। चाहे वह अरविंद केजरीवाल का ये कहना हो कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा या प्रधानमंत्री को हटा के अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सारे मुद्दे विपक्ष के लोगों तक पहुंचे। आरक्षण हटाने का मुद्दा हो, चाहे संविधान बदलने का मुद्दा, सब मुद्दे पहुंचे विपक्ष तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना एजेंडा बोला गया और ये कहते हुए कि हम विपक्ष के पाले में नहीं खेलेंगे। बीजेपी ने बहुत अधिक प्रयास नहीं करा इन मुद्दों को काटने का। परिणाम यह है कि वो वर्ग
अनुसूचित जाति वर्ग, कम पढ़ा लिखा वर्ग, उसके दिमाग और दिलों में ये बात बैठ गई कि निश्चित तौर पे जो विपक्ष कह रहा है वो सच है और 400 पार ये इसीलिए मांग रहे हैं। नतीजा हम सबके सामने है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो हार हुई है उसका लब्बो लुबाब कुछ इसी तरह से निकलता है कि मुद्दे सारे असर करे हैं। महंगाई भी असर की है भाजपा के खिलाफ। महंगाई से लोगों को और जो योजनाओं की घोषणा भाजपा ने नई योजनाओं की घोषणा नहीं की उसका भी असर दिख रहा है। पुरानी योजनाओं से काम चलाने से काम नहीं चला। कांग्रेस ने जिस तरह से नई योजनाएं घोषित करी थी उसका असर दिखा है। अब बात करते हैं कि ये जो परिणाम है इसका भविष्य में क्या असर हो सकता है, किस तरह से भाजपा को ये तकलीफ पहुंचा सकता है। आप सोचिए कि 44 या 43 सीट अभी फिलहाल इंडी गठबंधन के खाते में उत्तर प्रदेश में जा रही है। औसतन एक लोकसभा सीट 5 विधानसभा सीट के बराबर होती है। तो अगर आप 43 इंटू 43 इंटू 5 करते हैं तो ये आंकड़ा 215 के लगभग पहुंचता है। बहुत ही हम उसमें कंजर्वेटिव हो जाते हैं, बहुत कंजर्वेटिव, बहुत छोटी सोच रखते हुए हम देखते हैं तो ये आंकड़ा हमारा 204 तक पहुंच जाएगा, 203 तक। तो आज की तारीख में जितने विधानसभा क्षेत्र आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जीत लिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 का बड़ा खतरा है। 275 सीटें जीतने वाले एनडीए ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 215 विधानसभा सीटों को हार दिया है। तो 2027 में अगर यहीं से सपा और कांग्रेस ने मजबूती से अपने बूथ मैनेजमेंट, अपने सीट मैनेजमेंट पर काम करना शुरू कर दिया और सरकार के मुद्दों की खिलाफत सड़क पर उतर कर करना शुरू कर दी, तो 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोहे चंद के चने चबाने होंगे। बहुत मुश्किल होगा 2027 का चुनाव। तो बीजेपी को अभी से इन सारे मुद्दों पर सोचना होगा, विचार करना होगा। उत्तर प्रदेश के संगठन में कहाँ कमी रह गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ के आसपास की सीटें बीजेपी हारी या जीती तो नज़दीकी अंतर से जीती। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के जिले में बीजेपी हारी, पड़ोस के जिले में बीजेपी हारी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ का जिम्मा संभाल रखा था, लखनऊ में रक्षा मंत्री को बहुत नज़दीकी जीत मिली। इसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में फूलपुर बीजेपी हारी, कौशाम्बी बीजेपी हारी, प्रयागराज बीजेपी हारी, प्रतापगढ़ भी उनका पड़ोसी जिला है, वहां भी बीजेपी हारी। तो इस तरह से आप देखिए बड़े नेताओं की स्थिति है। स्वतंत्र देव सिंह जी कुर्मी समाज के वोटों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कुर्मी नेता के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुर्मी समाज ने भाजपा को वोट नहीं दिया, मौर्य समाज ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए, संगठन के लिए सोचने का विषय है कि ये हार छोटी नहीं है, इसको इस तरह से टाला नहीं जा सकता। और अगर अभी होश में नहीं आए तो 2027 में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में जाना लगभग तय हो जाएगा। और केवल पीआर मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा। अपनी लिखी खबरें अखबारों को भेजकर और फिर अखबारों में ही उनको पढ़कर अपनी पीठ थपथपा लेने से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए चेतने का वक्त है। 2.25 साल का वक्त है, 2.5 साल का वक्त है। चेत जाइए, तैयारी कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए, लोगों की आवाज़ को सुनिए, पत्रकारों को सुनिए, मुकदमे न दर्ज कीजिए, आपने विपक्ष को भी सुनिए, खाली षड्यंत्र न मानिए। हर मुद्दा बड़ा है, हर बात का असर है, हर बात गंभीर है। सुनिए, पहचानिए, वरना जैसे मेरा अनुमान गलत हुआ, कल को आपका भी अनुमान गलत होगा। इस बार भी गलत हुआ है तो अनुमानों में न पड़िए, हवा में मत रहिए, हेलीकॉप्टरों में ना रहिए, ज़मीन पर उतरिए, देखिए सच्चाई क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं यहीं तक आपके साथ हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।